नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं दो रुख में आज एक बहुत ही दिलचस्प मौजू हमारे साथ है। और दो रुख में दरअसल हम बात इस पर करेंगे कि किस तरह जो एक किसी रियासत का वजीर आला होता है वो अपनी पार्टी के लिए, वो उस रियासत के अवाम के लिए कितना अहम होता है। उसके चेहरे, उसके कार्यकलाप, उसकी कारकर्दगी, वो सब कुछ काफ़ी अहम होता है। चूंकि कोई भी पार्टी जो इक़्तिदार में होती है तो वो इक़्तिदार के बाद फिर एक ऐसा वक्त आता है कि उसे चुनाव में जाना होता है, अवाम के दरबार में जाना होता है, और अवाम ये तय करती है कि ये चेहरा, इनके काम का तरीक़ा और इनके पार्टी पर असर और पार्टी में जो इनके एक लगाव होता है या तालमेल होता है, वो सब कुछ मिलाकर लोग तोलते हैं, वजन करते हैं, फिर जाकर ये मन बनाते हैं कि अगले चुनाव में हमें किस पार्टी को या किस चेहरे पर हमें वोट करना है। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। जी हां, उत्तराखंड में इन दिनों सियासी हलचल लगातार मची हुई है काफी महीनों से। और जैसा आपको मालूम है कि उत्तराखंड के अब जो नए वजीर आला हैं उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। तो पुष्कर सिंह धामी आखिर वहां नए वजीर आला क्यों हुए, और इनसे पहले जो तीरथ सिंह रावत थे तो उन्हें इतनी जल्दी चलता क्यों कर दिया गया? क्यों ऐसे हालात बन गए कि वो आए और आते के साथ सुर्खियां बटोरी, जीन्स को लेकर, पहरावे को लेकर कुछ बयान दे दिया, और उत्तराखंड में जो कुंभ मेला था, गंगा में कोरोना, इसको लेकर कुछ बयान दे दिया, फिर बाद में खुद ये भी कहे कि मैं कोरोना से ग्रसित भी था। बहरहाल तो अब वो जो है वज़ीर आला नहीं रहे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब पुष्कर सिंह धामी वहां के वज़ीर आला हैं। इससे पहले यानी 4 महीने के अंदर 3 चेहरे, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, अब पुष्कर सिंह धामी। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगले ही साल शुरुआती महीनों में 5 रियासतों में इंतखाबात होने हैं, जिनमें उत्तराखंड भी शामिल है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश भी होगा, गोवा भी होगा, पंजाब भी होगा और मणिपुर भी होगा। लेकिन सवाल इसको लेकर है कि आखिर 4 महीनों में 3 सीएम, तो ऐसे हालात क्यों पैदा हुए? बीजेपी के हैं सीएम, तो इसलिए आज हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं सुरेश जोशी जो तर्जुमान हैं बीजेपी के, और हमारे साथ हैं सूर्यकांत धासमाना जो वाइस प्रेसिडेंट है उत्तराखंड कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुरुआत करते हैं सुरेश जोशी जी से। और सुरेश जोशी जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि 4 महीने 3 वजीर आला का चेहरा, अब इससे तो ये लग रहा है पता नहीं आने वाले दिनों में फिर से कोई वज़ीर आला बदल ना जाए। आखिर ऐसे हालात क्यों पैदा हुए और सियासत में, राजनीति में इसका पैगाम क्या जा रहा है? देखिए विशाल जी, अभी जिस तरह की परिस्थितियां आई थी, वो परिस्थितियां विशेष करके मैं ये कह सकता हूं कि जो एक संवैधानिक बाध्यता हमारे सामने खड़ी हो गई थी, क्योंकि ये जो कोरोना की सेकेंड वेव्स आई है, जो सेकेंड लहर कोरोना की आई है, ये एक मैं कह सकता हूं कि ये ऐसा था नहीं कि जो लग नहीं रहा था कि भाई कोरोना की सेकेंड वेव जो है इतनी भयावह स्थिति में होगी, इतनी खतरनाक होगी, डेंजरस पोजीशन में आएगी। तो जिस समय ये अपने माननीय तीरथ सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उनको कार्यभार दिया गया था, उस समय करीब करीब पूरे देश में एक सामान्य परिस्थिति और सामान्य स्थिति लग रही थी। तो उसके बाद जो ये परिस्थितियां बनी, और परिस्थितियों के बनने के बाद विशेष करके हमारे राज्य में 2 असेंबलीज में आज की डेट में चुनाव होने हैं। 2 असेंबलीज हमारी खाली हैं, हल्द्वानी की और उत्तरकाशी की। लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो बहुत कम वक्त अब चुनाव में रह गया है, तो हम लोग यहाँ पर चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है। तो माननीय तीरथ सिंह रावत जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो हैं, लेकिन वो मेंबर ऑफ असेंबली नहीं है। इस संकट के आधार पर हमको नए मुख्यमंत्री जी का चयन करना पड़ा। जो आपने प्रश्न खड़ा किया कि आपने नए मुख्यमंत्री जी का चयन कर लिया, और आपने ये भी प्रश्न खड़ा किया कि नए मुख्यमंत्री के आने के बाद क्या उत्तराखंड के हालात बदलेंगे, उत्तराखंड की परिस्थितियां बदलेंगी। पहले तो मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ विशाल जी, देखिए उत्तराखंड में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और आगे भी जो कार्यकाल शेष बचा हुआ है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम करना है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी देखो एक आइडियोलॉजी पे काम करती है, एक सामूहिक। ठीक है, मैंने सवाल इसलिए उठाया था कि जब तीरथ सिंह रावत से ये पूछा गया था कि वहां पर कुछ जो घोटाले हुए हैं, जब महाकुंभ चल रहा था, कोरोना की जो टेस्टिंग हुई थी, कोरोना टेस्टिंग में जो घोटाला हुआ था, तो उस वक्त उन्होंने ये बयान दिया था कि मैं तो अभी दिल्ली से आया हूं और मैं तो नया नया सीएम बना हूं, मैं तो पहले था ही नहीं। तो इसका मतलब
उस वक्त शायद उनको ये याद नहीं था कि मतलब सरकार यहां बीजेपी की थी या किसी और की थी। बहरहाल मैं आपके पास आता हूं, आप हमारे साथ बने रहे। दो रुख है, आप ही तो मेहमान होंगे हमारे साथ। मैं पहले इस पर रिमार्क लेना चाहूंगा इनसे, सूर्यकांत धस्माना जी से। सूर्यकांत जी, ये क्या बताता है? ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे क्रिकेट मैच होता है, एक ऐसी टीम जो बहुत मजबूत मानी जा रही है, उसके बल्लेबाज धड़ाधड़ आउट होते चले जा रहे हैं, रन कम बढ़ रहे हैं, आउट विकेट ज्यादा गिर रहा है। तो क्या ये जो अब जो विरोधी टीम जो बैटिंग करने के लिए आएगी, क्या उसके लिए टारगेट आसान है? यानी जो इंतखाब आने वाला है चुनाव, उसमें कांग्रेस के लिए क्या ये आसान एक मुद्दा बन गया है? नहीं विशाल, आपको शुरू से समझना पड़ेगा। पहले तो आप ये समझिए कि जो सरकार इस समय है, सुरेश जोशी जी ने बिल्कुल सही कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वही बात तो हम कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2017 में प्रदेश की जनता ने जो बहुमत दिया जी, वो इतना प्रचंड था, 70 असेंबली में से 57 असेंबली में इनको इलेक्ट करके भेजा। राज्य के न त्रिवेंद्र सिंह रावत को, न तीरथ सिंह रावत को, न पुष्कर धामी को, किसी को नहीं। बाकायदा देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड आए, 3 रैलियां उन्होंने पूरी यहां पर उत्तराखंड के अंदर अलग अलग जगहों पे करी, और उन रैलियों में उत्तराखंड के तमाम आवाम को ये मुतमईन किया कि अगर डबल इंजन की सरकार बनाएंगे तो राज्य में एक ऐसी सरकार देंगे जो आबाद गति से विकास करेगी, 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देगी, 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाएगी, किसानों का कर्जा माफ करेगी, कोई बेरोजगार बिना रोजगार के नहीं रहेगा, खाली हाथ नहीं रहेगा। ये तसल्ली और ये बात कह करके उन्होंने राज्य के लोगों से कहा कि डबल इंजन की सरकार लाइए। लोग डबल इंजन की सरकार लाए तो आप देखिए 4.5 साल में आप 3 मुख्यमंत्री देख रहे हैं, तीसरा मुख्यमंत्री। पहला मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आए, दूसरे तीरथ सिंह आए और अब पुष्कर धामी आ गए। पहले को जब हटाया तो उन्होंने कहा, उनका बयान क्या था कि हमको इसलिए हटाया कि हम थक गए थे और शायद ऊर्जावान नौजवान को मुख्यमंत्री बना दिया है, अब वो काम करेंगे। अब दूसरे आए, वो 4 महीने में वो ऊर्जावान और युवा जो मुख्यमंत्री थे वो हाफने लग गए, और जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उन्होंने कहा कि मेरी वजह से संवैधानिक संकट पैदा ना हो जाए, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अब जो तीसरे जनाब आए, उन्होंने पहले इंटरव्यू में शायद आप ही के चैनल को ये कहा कि मैं नया हूं, आज तक मुझको कोई जिम्मेदारी नहीं मिली थी, लेकिन अब मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसको मैं बखूबी निभाऊंगा। अब जो मैं बात कहना चाह रहा हूं कि आपने इस राज्य की जनता के साथ क्या इतना दिवालियापन हो गया है दिमागी भारतीय जनता पार्टी में कि उनको यह मालूम नहीं था कि एक सांसद को ला रहे हैं तो उसको चुनाव लड़ना पड़ेगा, और चुनाव के लिए सल्ट की विधानसभा खाली थी, वहां वो चुनाव नहीं लड़े, उसमें 1 साल से ज्यादा का समय था, वैकेंसी हुए। अब दूसरा जो चुनाव है गंगोत्री का और तीसरा चुनाव है हल्द्वानी का, वहां 10 महीना से कम समय था, गंगोत्री में 11 महीने से कम समय था। तो आपने इन दोनों विधानसभाओं में आप ये कह रहे कि संवैधानिक संकट है, नहीं। आप ऐसे कई उदाहरण पूरे देश में पाएंगे जहां 1 साल से कम समय था, चाहे नागालैंड का हो और चाहे ओडिशा का गिरधर गोमांगो का हो, वहां चुनाव हुआ। लेकिन आज के हालात में इस राज्य को प्रयोगशाला बना दिया, लेबोरेटरी राज्य को प्रयोगशाला बना दिया। इस पर मुझे एक तजुर्बागाह बना दिया कि इस पर मैं रिएक्शन लेता हूं। सुरेश जोशी जी, 2 सवाल यहां पर हैं। एक तो यह कि जब एक ऐसा शख्स जो मेंबर पार्लियामेंट है, जब एक ऐसा शख्स जो ये कहा जाता है कि काफी गंभीर राजनीतिज्ञ है, सियासतदान है, जब एक ऐसा शख्स जो एक राज्य का वजीर आला बनाया जाता है, जब वो ये कहता है कि संवैधानिक जो है एक संकट पैदा ना हो जाए, भाई क्यों आपने ऐसे हालात बनने क्यों दिए? एक तो ये सवाल, उसका आपको जवाब देना है। दूसरा सवाल जो ये उठा रहे हैं सूर्यकांत धस्माना जी, वो ये कि ऐसा नहीं है कि और किसी रियासत में इससे पहले इलेक्शन नहीं हुए हैं, इलेक्शन आपने क्यों नहीं कराया? क्या बीजेपी डर रही है? यह धस्माना जी का सवाल है, जवाब आपको देना है। देखिए विशाल जी, धस्माना जी ने बहुत प्रश्न खड़े किए, मैं बड़ी विनम्रता से उनको जवाब देना चाहता हूं। वो कहते हैं कि भाई जब आपकी सरकार आई तो आपने बेरोजगारी की बात की थी, तो मैं उधर अभी नहीं जाऊंगा, उधर नहीं जाऊंगा। अभी मुझे इसका जवाब दीजिए। मुझे ये 2 सवालों जो मैंने आपसे किए, इसका जवाब चाहिए मुझे प्लीज। वो फिर उसमें 10 घंटे चाहिए हमें बातचीत करने के लिए।
नहीं नहीं, मैं देखो बहुत संक्षिप्त में सारी, देखो मैं जब आपके पैनल में बैठा हूं, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है, जब वो शख्स, जब वो सीएम खुद कहते हैं कि संवैधानिक संकट ना खड़ा हो जाए, आपको पहले से पता क्यों नहीं था? संविधान में ये बात आज तो नहीं लिख दी गई ना? नहीं, सुनिए, ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी दिखाती है क्या है ये? इसका जवाब चाहिए। विशाल जी मैं दे रहा हूं ना जवाब, आप क्यों इतनी जल्दी कर रहे हैं? देखो पहली बात तो मैं बताऊं कि जब हम 5 साल पहले सरकार में आए थे, हमने बेरोजगारी की बात की थी, किसान की बात की थी, शिक्षा की बात की थी, स्वास्थ्य कानून व्यवस्था। मान लिया आपने सब पे काम किया, डन, आपने सब पे काम किया, आपको आवाम की अदालत में जाना है, वो आपको रिमार्क्स देंगे, नंबर देंगे 10 में कितना नंबर। मेरा सवाल है ये है, हमने 780 डॉक्टर्स की नियुक्ति की, हमने 2200 नर्सेज की, और अपने ठीक है भाई, ध्यान से सुनिएगा आप भी, सूर्यकांत जी आपको जवाब इसका देना होगा, सुनिए ध्यान से, जी रिकॉर्ड बता रहे हैं जी, सुनिए। हमने जो है कि आज किसानों की जो स्थिति है उत्तराखंड में, किसानों का, गन्ना किसानों का जो ये 400 करोड़ रुपया बकाया छोड़ गए थे, आज के दिन आप अपने संवाददाताओं से पूछे क्या मेरा सवाल इस पर है ही नहीं ना, प्लीज आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं, प्लीज आप इतने सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, सियासतदान, आप ऐसे क्यों स्किप कर रहे हैं? पब्लिक समझ जाएगी ना, आवाम समझ जाएगी कि आप जो है मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, आप क्यों ऐसा मौका दे रहे हैं? कोई मैदान छोड़ के नहीं भाग रहे, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, मुझे आप समय दीजिए ना 2 मिनट, आप जितना समय मेरा यहाँ किल कर दे रहे हैं उतने में तो मैं उत्तर दे देता आपको, अभी तक तो खत्म हो गया होता मामला। देखिए पहली बात मैं ये बताऊं कि भाई हमने 5 वर्षों में जो कहा था, देखिए पहली बार जो है कि ऋषिकेश से लेकर के कर्णप्रयाग रेल मार्ग बन रहा है, पर्वतीय क्षेत्रों में 12,000 करोड़ रुपए देकर के हमने 12 मीटर क्यों बदला आपने? इतना अच्छा काम कर रहे थे सीएम, क्यों बदल दिया आपने? देखिए मैं उसी पर आ रहा हूं। पहली बात, आपने जो विषय कहा, भाई आपकी कानून व्यवस्था से लेके, किसान से लेके, बेरोजगारी से लेके, स्वास्थ्य से लेके, शिक्षा से लेके, सब विषयों पर हमने काम किया। हम इन्हीं मुद्दों को लेकर के चुनाव में जाने वाले हैं। ठीक है, मेरा सवाल वो है ही नहीं। सूर्यकांत धस्माना जी, आपको कुछ कहना है इस पर? ये कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत काम किया है, एक सीएम कम पड़ रहे थे काम करने के लिए, 3 सीएम से काम करवाया। आपके प्रश्न का उत्तर तो दे दो, आपने कहा चुनाव क्यों करा रहे हो, और ये इस प्रश्न का उत्तर ले लो ना, सीएम क्यों बदला, मैं उसका भी उत्तर दे रहा हूं। अब जब जवाब नहीं होता तो इशू को डाइवर्ट किया जाता है, इशू को उसको इस तरह से मोड़ा जाता है कि जिससे जो मूल सवाल है, देखिए अगर आपने काम किया था तो आपका वाजिब सवाल है कि आपने वजीर आला बदल क्यों दिया? पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई आपको उदाहरण नहीं मिलेगा इस तरह से, जिस तरह से उत्तराखंड के साथ किया गया, और मेजोरिटी की सरकार। ऐसा भी नहीं था कि आप पे थिन मेजोरिटी रही हो। और मैं विशाल जी सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि आज उत्तराखंड की, और ऑन रिकॉर्ड है, सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ जो बेरोजगारी की दर है वो 6 गुना हुई। जब कांग्रेस छोड़ के गई थी तब से अब तक हमारे यहाँ 6 गुना 10.99% की बेरोजगारी दर है। महंगाई की दर हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय औसत है, राष्ट्रीय दर है, उससे ऊपर हमारे यहाँ महंगाई की दर है। हमारे राज्य में, आपको आश्चर्य होगा बात जान के, सुरेश जोशी जी बहुत भले आदमी है, मेरे मित्र हैं, लेकिन मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इनकी सरकार के जमाने में 3 ऐसे कांड हो गए। पहला इनका संगठन महामंत्री था संजय कुमार, उसके ऊपर अनाचार दुराचार का आरोप लगा। उसके बाद कहने की इजाजत दे रहे, मैं इसका उत्तर दूंगा नहीं दूंगा। उनके ऊपर रेप का आरोप। भाई वो ऑपोजिशन में है, वो ऑपोजिशन, उन्होंने सवाल उठाया, उसका आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। तो सवाल उठाएंगे तो उत्तर दूंगा ना, आप मुझे उत्तर देने से क्यों वंचित कर रहे हैं? वो ऑपोजिशन, उन्होंने सवाल उठाया कि क्यों बदल दिया आपने? उत्तर देने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सवाल ना उठाए, मैं कह रहा हूँ उत्तर क्यों नहीं देने दे रहे मुझे? पहले विशाल उत्तर देने दीजिए ना मुझे। सुरेश राठौर इनके ज्वालापुर के एमएलए हैं, ठीक है, उनके खिलाफ 376 का मुकदमा कायम हुआ। इतने हालात इतने प्रदेश के अंदर खराब हैं, बेरोजगारी आसमान पर है, महंगाई आसमान पर है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म है पूरे राज्य के अंदर, और ये कह रहे हैं कि हम कामों को लेकर के जाएंगे। कौन से काम को लेकर जाएंगे? ठीक है, नहीं मैं फिर आपको भी थोड़ा रोकूंगा, इसलिए कि देखिए मेरा सवाल लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर उत्तराखंड में ऐसे क्या हालात पैदा हो गए कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 वजीर आला। अब यह लग रहा है कि जो बाकी समय है, जो वक्त बचा है, क्या फिर कोई वजीर आला बनने जा रहा है? इसका भी जवाब दे दीजिए सुरेश जोशी जी। विशाल जी, जब आप थोड़ा मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, मैं बिल्कुल अन्याय नहीं कर रहा हूँ, मेरा टॉपिक ही आज ये है, मैंने आज मौजूद ये रखा है कि 4 महीने 3 वजीर आला के 2 रुख। आप इस पे बात कीजिए, मैं आपको पूरा टाइम आपको दे दूंगा। आपका टॉपिक अच्छा है,
मैं आपके टॉपिक से नहीं भाग रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई जो मेरे मित्र मेरी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं उनका जवाब तो देना चाहिए ना। इसके जवाब मांगिए। अरे मैं जवाब दे रहा हूं ना, सबका दे रहा हूं, मैं सारे जवाब दे रहा हूं। मैं आपसे ये भी पूछूंगा विजय बहुगुणा आपने क्यों हटाए, एनडी तिवारी के पुतले क्यों फूके, भाई सब जवाब दे रहा हूं। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? फिर तीरथ सिंह क्यों हटाए गए और अब धामी लाए गए, जवाब दे रहा हूं। दिन रहेंगे इसका जवाब सुनिए, मांग ही रहा है। मैं सारे के जवाब दे रहा हूं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? देखिए मैं जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो यह है कि देखो कल हरीश राव जी ने एक, भाई मैं परेशान नहीं हो रहा हूं, पूरे राज्य की जनता परेशान हो रही है। सुरेश भाई, अरे एक फेसबुक आईडी में उन्होंने कल डाला था अंदर से। अब ऐसे यशपाल आर्य भी परेशान है, सतपाल महाराज भी परेशान है, बिशन सिंह चौपाल भी परेशान है। हो पाएगी ना, ऐसे तो जवाब नहीं मिलेंगे। सूर्यकांत जी थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। चुनाव में आपको भी जाना है। अगर आप अपने पॉइंट पे पक्के हैं तो आवाम आपका साथ देगी, और अगर सुरेश जोशी जी पक्के हैं तो आवाम इनका साथ देगी। मेरा सवाल सिर्फ यहां पर यह है कि 4 महीने में 3 वजीर आला का चेहरा क्यों? आवाम को आप इसका क्या जवाब देंगे? मेरा सवाल अभी भी वही है। सुरेश जोशी जवाब दे रहा हूं, सुनिए, आप सुन तो लीजिए, कोई सुनेगा तब तो जवाब दूंगा ना मैं। नहीं धसमाना जी प्लीज, धसमाना जी थोड़ा चुप हो जाइए प्लीज। हाँ ये जवाब दे रहे हैं, 4 महीने में 3 वजीर आला क्यों जवाब दे रहे हैं? प्लीज दाएं बाएं शाएं क्यों कर रहे हैं? हाँ इस पे जवाब दीजिए। जी दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, बोलिए। उत्तराखंड की बेरोजगारी दर 23% है, इसीलिए सीएम हटा दिया, इसीलिए सीएम हटा दिया, अभी आपको भेज रहा हूं। सीएम इसीलिए हटा दिया, 4% सीएम इसीलिए हटा दिया, 4 महीने में 3 वजीर आला इसीलिए। तो कांग्रेस कितना झूठ बोल रही है, पहली बात। दूसरी बात, क्या उत्तराखंड में पहली बार देश में संविधान आने के बाद 1950 के बाद क्या कोई मुख्यमंत्री बदला गया? क्या कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नहीं बदले क्या? इस बात का जवाब कौन देगा? भाई ठीक है, मैंने इस बात को पहले ही कह दिया कि भाई संवैधानिक परिस्थितियां बनी थी। इन्होंने कहा कोई संवैधानिक परिस्थितियां नहीं थी, लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इन्हीं के राज्य के अंदर जब आसाम में इनके लोग जो है सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने रिट विड्रॉल कराई थी 95 में। आपको ये भी बतला दूं मैं। और दूसरी बात, अभी जो कोरोना आया है, ये कोरोना आज से पहले कभी नहीं आया था। तो कोरोना में आपने कितने प्रदेशों के वजीर आला को बदल दिया? क्या आपने उत्तर प्रदेश के वजीर आला को बदल दिया? देखिए, क्या आपने मध्य प्रदेश के वजीर आला को बदल दिया? अरे मध्य प्रदेश बदल तो दिया, कमलनाथ से नहीं, बात आपने अपनी पार्टी की बात हो रही है। ये क्या बात है? बात आपकी अपनी पार्टी की हो रही है, आपकी अपनी पार्टी की हो रही है। बदल जाएंगे वो, वहां भी कोई और आ जाएगा। इसलिए देखिए, सब प्रश्न ये है कि हमने वजीर आला बदला या नहीं बदला। प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड के अंदर सरकार है, हमारी आइडियोलॉजी की सरकार है, हमारी कैडर पे पार्टी की सरकार है। एक सवाल मेरा छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल, उसका छोटा जवाब चाहूंगा कि अभी भी देखिए 4 महीने के अंदर पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, उसके बाद वो हटा दिए गए, फिर तीरथ सिंह रावत जितने दिन उत्तराखंड में नहीं रहेंगे उतने दिन तो दिल्ली में रहे, वो आना जाना। उसके बाद फिर पुष्कर सिंह धामी। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए चौथा चेहरा कौन होने जा रहा है प्लीज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी 2022 के अपने कमल के चुनाव चिन्ह को लेकर के, अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के, अपने सरकार के 5 सालों के कार्यों को और उनकी उपलब्धियों को लेकर के, और एक सामूहिक नेतृत्व को लेकर के हम चुनाव में जाएंगे 2022 में। कौन सा चेहरा लेकर जाएंगे? मैं ये पूछ रहा हूं, त्रिवेंद्र सिंह रावत का चेहरा, तीरथ सिंह रावत का चेहरा, या फिर पुष्कर सिंह धामी का चेहरा, या कोई और चेहरा? अभी सुनिए, अभी जो है पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, और संगठन की दृष्टि से मदन कौशिक जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। दोनों लोग मिलकर के चुनाव लड़ाएंगे, और उसके बाद जो सरकार बनेगी तो संवैधानिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से विधानमंडल दल बैठेगा, अपना नेता चुनेगा, नया मुख्यमंत्री बनाएगा, नई सरकार बनेगी। अच्छा ठीक है, मैं एक आवाम की तरफ से, जो हमारे नाजरीन है, जो हमारे दर्शक है, उनकी तरफ से एक छोटा सा सवाल आपके सामने रख रहा हूं। क्या आप मानते हैं, क्या सुरेश जोशी तर्जुमान बीजेपी, तर्जुमान कहते हैं प्रवक्ता को, क्या आप यह मानते हैं कि तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाया जाना एक गलत कदम था? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं विशाल जी कि जो उस समय तीरथ सिंह रावत जी को हमने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, वो एक सही फैसला था, सही कदम था, लेकिन संवैधानिक परिस्थितियों के आधार पर उनको इस्तीफा देना पड़ा। वो समय की परिस्थितियां, सूर्यकांत धसमाना जी, ये पार्टी का अपना मामला हो सकता है, वो चाहे तो 4 नहीं 40 चेहरे बदली, उसमें आपको आपत्ति क्या है? क्या एतराज है आपको? बिल्कुल आपत्ति विशाल भाई,
राज्य की जनता त्राहिमाम कर रही है। बेरोजगार के हाथ को काम नहीं है। महंगाई से रसोई गैस से लेकर के पेट्रोल से लेकर डीजल के तेल से लेकर के खाने के तेल से लेकर के अनाज से लेकर के चीनी के से लेकर के सारे प्रदेश में लोग हाहाकार मचा रहे हैं। ऑक्सीजन के बिना, आईसीयू के बिना, बिस्तर के बिना, वेंटिलेटर के बिना, रेमडेसिविर इंजेक्शन के बिना, ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के बिना लोग तड़प तड़प के मर गए। आज ही मैंने यात्रा शुरू करी, कोविड शहीद श्रद्धांजलि यात्रा। मैं लोगों के घर गया, जिस प्रकार से लोग बर्बाद हुए इस कोविड काल में, 7,500 लोगों की जान गई है। 50,000 लोग ऑफ द रिकॉर्ड, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनकी जान गई है। इनको शर्म नहीं आती। राज्य में मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। आपका एक मुख्यमंत्री क्या उसके परिवार में गया जिसके घर में मौत हुई? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपने कोई ब्लैक फंगस के बारे में, आपने कोई रेमडेसिविर के बारे में, आपने कोई दवाओं के बारे में, आपने कोई अस्पतालों के बारे में कोई इंतजाम नहीं किया। प्रदेश की जनता हाहाकार कर रही है और ये मजे से मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, मालाएं डल रही हैं, बुके लग रहे हैं। सुरेश जोशी जी, दो रुख है, दो ही लोगों को बोलना है। आप जब चाहें अपना जवाब दे सकते हैं। आप इंतजार मत कीजिए कि मैं आपसे पूछूं। आपको लगता है कि वो गलत कह रहे हैं, आप उनको उसी वक्त जवाब दीजिए। क्या बात कर रहे हैं विशाल जी? मेरा समय समाप्त हो रहा है, आप मेरा अंतिम प्रश्न लीजिए प्लीज। बस मेरा अंतिम प्रश्न वही है। बर्बाद करके रख दिया इन्होंने, विशाल जी, पूरा प्रदेश बर्बाद करके रख दिया। आज प्रदेश के अंदर मैं एक सवाल कर रहा हूं आपकी तरफ से और नाजरीन की तरफ से, जो आपने कहा, जो आपका टेलीविजन में आपका डिबेट देख रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि ये बताएं कि क्या इतना दिवालियापन हो गया कि इनकी पार्टी को मालूम नहीं था कि तीरथ सिंह को अगर मुख्यमंत्री बनाएंगे तो उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा? उनको मालूम नहीं था कि सल्ट का विधानसभा चुनाव हो रहा है, अगर मुख्यमंत्री के अंदर हिम्मत थी अभी हम लोग तो टीवी चैनल पे बैठे, पब्लिक मीटिंग में थोड़े बैठे, मालूम नहीं था कि संवैधानिक संकट आएगा। आपके इतने बड़े बड़े वकील आपकी पार्टी में, आपके अमित शाह जैसे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, थक जाएंगे अगर अभी से इतना चिल्लाएंगे तो। पार्टी को ये नहीं पता था कि मुख्यमंत्री जो सांसद है उनको विधायक बनना पड़ेगा 6 महीने के अंदर? शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जुबान से बात निकलती है तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आप जवाब तो लेंगे, आप जवाब तो लेंगे। सुरेश जोशी जी को जवाब देने दीजिए प्लीज। हाँ सुरेश जोशी जी। देखिए, दसवाना जी ने 2-3 विषय रखे। एक तो उन्होंने कहा कि हमारा सर शर्म से झुक जाता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जब इतने बड़े भ्रष्टाचार, इतने बड़े करप्शन, इतने आपके सारे नेता बेल पे हैं, जेल जाने वाले हैं, तब क्या आपका सर शर्म से नहीं झुकता क्या? आप बताइए। जब आप जो है चिताओं पे राजनीति कर रहे थे, एक तरफ चिताएं जल रही थी, उनके वीडियोग्राफ्स डाल करके आप चिल्ला रहे थे। कोरोना के काल में आपने जो है कि लोगों की मदद करने के बजाय आप लाशों पे राजनीति कर रहे थे। क्या तब आपका सर शर्म से नहीं झुक रहा था क्या? जब तुमने NHI के कांड के घोटाले के आज 56 लोग जेल के अंदर हैं, तब आपका सर शर्म से नहीं झुक रहा था क्या? जब इस प्रदेश के नौनिहाल बच्चों को जिनकी वजीफा थी, वो वजीफा का शासनकाल, आपके शासनकाल में इतना बड़ा दुरुपयोग हुआ, इतना बड़ा घोटाला हुआ, आज सारा समाज कल्याण के घोटाले में आपके कई अधिकारी जेल के अंदर हैं, क्या तब आपका सर शर्म से नहीं झुक रहा था क्या? आप जो बात करते हैं उस बात को कहने के पीछे कोई लॉजिक दीजिए। आप चुनाव में जाने वाले हैं, तो आप चुनाव में सारे मुद्दों को ले जाइए, हम मुकाबला करने को तैयार है। लेकिन जो इस तरह से आप डिबेट करते हैं, जो आप चैनल में आकर के इस तरह से चिल्लाते हैं, तो ये जो है कि देश की और प्रदेश की जनता जो भी इस चैनल को नाज़रीन, आप इन दोनों को सुन रहे थे। ये दोनों अपनी अपनी पार्टी के बहुत जाने माने नेता हैं, अच्छा बोलते हैं। सुरेश जोशी जी काफी बोलते हैं, सूर्यकांत धस्माना जी भी अच्छा बोलते हैं, लेकिन शायद मैं अगर आपके सवाल का जवाब इनसे नहीं ले पाया हो तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। सवाल का जवाब, क्या तीसरा चेहरा ये बदली क्यों गए जल्दी जल्दी, और क्या चौथा चेहरा भी कोई आएगा चुनाव से पहले बीजेपी में उत्तराखंड में एक सीएम की हैसियत से, ये अभी कहा नहीं जा सकता। बहरहाल जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी है, और अल्टीमेटली जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, इसमें जो अवाम के दरबार में इन दोनों को जाना है। अगले ही साल शुरुआती महीनों में इंतखाबात होने, जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और मणिपुर में इंतखाबात होने हैं। फैसला वहां होगा, लेकिन लोगों के जहन में यह सवाल तो जरूर है कि आखिर इतने जल्दी एक ऐसी क्रिकेट मैच की तरह जब बैट्समैन जल्दी जल्दी आउट हो रहा होता है, यह सीएम का चेहरा बदलता क्यों जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए। हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आदाब।